नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस श्री माधोपुर के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं किशन लाल चौधरी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। देखिए, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। जैसा कि सर्वविदित है, आजकल जो कंपटीशन का टाइम है उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में उभर कर सामने आया है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड देख लो, चाहे आप पटवार देख लो, ग्राम सेवक देख लो, एसएससी, बैंक, रेलवे, मतलब सभी एग्जाम में रीजनिंग का वेटेज लगभग 30% के आसपास रहता है। तो इसी सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो इसको मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है वर्बल रीजनिंग और दूसरा पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग मतलब तार्किक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल मतलब अतार्किक तर्क शक्ति। अगर इसके और भी आगे हम अगर पार्ट करें तो वर्बल रीजनिंग को भी मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अभी हम चर्चा करेंगे कि वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं। जो तार्किक तर्क शक्ति है, वर्बल रीजनिंग है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। दूसरा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक ऑपरेशन, मतलब गणितीय सक्रियाओं पर आधारित तर्क शक्ति। तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। रीजनिंग दो भागों में बांटी है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को फिर से हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, मैथमेटिक ऑपरेटर, गणितीय सक्रियाओं से संबंधित, और एनालिटिकल रीजनिंग मतलब विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। अगर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग में तो नॉन वर्बल रीजनिंग में वे सभी टॉपिक हैं जो डायग्राम से संबंधित होते हैं, मतलब चित्रात्मक तर्क शक्ति भी इसे हम कह सकते हैं। जैसे आपका दर्पण प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है, आकृतियों की गणना करना है, आकृतियों में सहनिहित आकृतियां ढूंढना होता है, आकृतियों को पूरा करना होता है। नेक्स्ट 3-4 आकृतियां देकर आगे आपसे पूछ लेता है कि आगे वाली आकृति कौन सी आएगी। इस प्रकार के जो भी टॉपिक हैं उनको हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में केवल हमें आकृतियों का विश्लेषण करना होता है, आकृतियों के बारे में सोचना होता है कि किस प्रकार की आकृति दी गई और क्या पूछ रहा है। जबकि वर्बल रीजनिंग में हमें बहुत कुछ लिखना भी होता है, दिमाग भी लगाना होता है, पेन भी चलाना होता है। अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो नॉन वर्बल रीजनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति ये सबसे ज्यादा वेटेज की अगर हम बात करें तो बैंक्स के जो भी स्टूडेंट हैं, बैंक की एग्जाम में क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति में से किए जाते हैं, जिसमें हम रैंकिंग टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, इस प्रकार के टॉपिक पढ़ते हैं। गणितीय सक्रियाओं की अगर हम बात करें तो गणितीय सक्रियाओं में मतलब गणित प्लस रीजनिंग, गणित प्लस रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस
हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहला टॉपिक है श्रृंखला, दूसरा टॉपिक है लुप्त पद ज्ञात करना, तीसरा है गणितीय सक्रियाओं पर आधारित, और चौथा टॉपिक है आपका मैट्रिक्स। ये चार टॉपिक हम यहाँ पे मैथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ेंगे। बात करें मेंटल एबिलिटी की, मतलब मानसिक योग्यता की, तो इसमें जैसे आपका वर्णमाला परीक्षण है, कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर है, घड़ी है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे हम दिशा और दूरी कहते हैं। और भी बहुत से टॉपिक हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, अगर हम बात करें शुरुआत कहां से करेंगे, हम जो भी टॉपिक है, जैसे आप वर्बल रीजनिंग भी पहले पढ़ सकते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग भी पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, गणितीय सक्रियाओं पर आधारित रीजनिंग, इनकी अगर शुरुआत में हम लेते हैं तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले वर्णमाला परीक्षण से, अल्फाबेट से। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट एक अकेला टॉपिक नहीं है। अल्फाबेट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बाकी जो रीजनिंग के 5-7 जो टॉपिक है वो पूर्णतः इसके ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे अल्फाबेट है, कोडिंग डिकोडिंग है, रैंकिंग टेस्ट है, सीरीज है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके कुछ टाइप पूर्णतः अल्फाबेट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मतलब जब तक हमारा अल्फाबेट क्लियर नहीं होगा तब तक वहां वो टॉपिक्स भी अपने क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मानसिक योग्यता में, मतलब मेंटल एबिलिटी वाला पॉइंट, और मेंटल एबिलिटी वाले पॉइंट पे भी हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे वर्णमाला परीक्षण। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट को कवर करता है। आप रीजनिंग में मैथ भी पढ़ोगे, रीजनिंग में इंग्लिश भी पढ़ने को मिलेगी, एक संस्कृत को छोड़कर लगभग सभी सब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट कवर करता है। और जैसा कि सबको पता है, जो अन्य सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं रीजनिंग मतलब मानसिक योग्यता से ही निकले हुए लगते। तो शुरुआत करते हैं हम अल्फाबेट से। अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला तो हम पहले से मतलब एलकेजी यूकेजी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप कोई वर्णमाला न लेकर कोई अन्य टॉपिक ले, नहीं, हम यहाँ पे वो एलकेजी यूकेजी क्लास वाली वर्णमाला का अध्ययन नहीं करेंगे। वर्णमाला परीक्षण अगर थोड़ा सा हम एग्जाम एनालिसिस करें, अगर हम बात करें एसएससी जैसे लगभग 5-6 एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एसएससी 10+2 है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस है,
एसएससी डी और स्टेनोग्राफर सी और डी वाली पोस्ट है, एसएससी दिल्ली पुलिस है। तो इन सभी एग्जाम्स में अल्फाबेट टेस्ट में से कम एक और अधिकतम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे, कौन कौन सी टाइप में से होंगे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें बैंक की एग्जाम की, जैसा कि बैंक हर साल लगभग 9 से 10 एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जो एसबीआई है 2 एग्जाम खुद करवाता है, पीओ है, क्लर्क है। इसके अलावा आईबीपीएस की 6 एग्जाम होती हैं, आईबीपीएस आरआरबी भी होता है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक वाला। इसके अलावा जैसे सहकारी ग्रामीण बैंक अभी कुछ दिनों पहले जो 3-4 महीने पहले एग्जाम लगी थी, तो इस प्रकार से लगभग हर साल इंश्योरेंस से संबंधित वैकेंसियां भी आती रहती है, इंश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है उसमें भी। तो यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट में से लगभग कम से कम 1 और अधिकतम 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाते हैं। बात करें रेलवे की, जैसा कि आगामी कुछ दिनों में है रेलवे ग्रुप डी जो लगभग 1,03,000 के समथिंग वैकेंसियां पेंडिंग है, उसकी भी एग्जाम होना बाकी है। एनटीपीसी 35,000 जो पोस्टें निकली थी लगभग, उनकी भी एग्जाम होना बाकी है, जो कि आगामी कुछ दिनों में कंडक्ट करवाएगी एग्जाम। तो वहां पे भी यहाँ इस टॉपिक में से वर्णमाला परीक्षा में से कम 3 और अधिकतम 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 3, 4, 5 क्वेश्चन तो हमने पहले भी रेलवे वगैरह की एग्जाम्स दी हैं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि अल्फाबेट जो अकेला टॉपिक हो 3-4 क्वेश्चन लेके आए। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से वो 3-4 क्वेश्चन आता है। हम प्रॉपर यहाँ पे वर्णमाला परीक्षण में ऐसा नहीं कि केवल अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे, हम वर्णमाला परीक्षण में 2 अन्य टॉपिक और पढ़ेंगे। जैसे रेलवे का अगर आप सिलेबस उठा के देखो तो वहां आपको एक टॉपिक मिलेगा जम्बलिंग, मतलब शब्दों का क्रम व्यवस्था। और रेलवे में ये टॉपिक कम से कम 2 क्वेश्चन लेके आता है, 100% है, आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक आता है आपका हिंदी में भी आता है शब्द क्रम व्यवस्था, और एक अंग्रेजी में भी आता है शब्द क्रम व्यवस्था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग शब्दों को जताना होता है। तो यहां से भी कम से कम 1 क्वेश्चन दोनों से, एक हिंदी वाले से और एक अंग्रेजी वाले से पूछा जाता है, प्लस एक आधा क्वेश्चन प्रॉपर अल्फाबेट में से पूछ लिया जाता है। तो रेलवे के लिए ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 और अधिकतम यहाँ पे ये टॉपिक आपको 5 नंबर तक देना है। देखो कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, घर पे रहें, सेफ रहें। रही बात थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर चिंतित होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विनायक क्लासेस श्री माधोपुर ने अपना यूट्यूब चैनल जारी कर दिया है और यहाँ हमारी फर्स्ट क्लास है। आगे भी हम कंटिन्यू इसी प्रकार से आपको क्लास देते रहेंगे। जैसे बड़े भाई साहब सहयोग जी के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लासें रेगुलर डाली जा रही हैं। आज से मैं रीजनिंग की क्लास आपको रेगुलर, मतलब डेली आपको टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज हम यहाँ पे अध्ययन भी करेंगे। क्लास में भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन दूंगा हल करने के लिए। और जल्द ही जो अन्य टीचर्स हैं, मैथ के भी हैं, राजस्थान का जीके भी है, इंडिया लेवल का जीके भी है, इंग्लिश है, वो क्लासें भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम बात करते हैं वर्णमाला परीक्षण। देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्णमाला की। सभी दोस्तों को वर्णमाला लिखना था, पक्का था? बिल्कुल। आपको वर्णमाला का जो आरोही क्रम है वो लिखना था। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि वर्णमाला का आप अवरोही क्रम लिख के दिखाइए तो नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि कभी हमने इस चीज को हैबिट में नहीं लिखा है।
वर्णमाला का जो आरोही क्रम है वो तो अपने बचपन से, जब हमने फर्स्ट डे स्कूल के अंदर पैर रखा था तभी से हम स्टार्ट हो गए थे, ABCDEFGH इस प्रकार से बोलना। लेकिन पीछे की तरफ से अवरोही क्रम का मतलब पीछे की तरफ से, जैसे ZYXWVUTS इस प्रकार से जो पीछे की तरफ से वर्णमाला लिखते हैं वो होता है वर्णमाला का अवरोही क्रम। तो वो आप लोग नहीं लिख पाओगे, चलो उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्णमाला में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहीं पे नहीं, वर्णमाला में नहीं, कम से कम अन्य जो 5 टॉपिक है आपके वहां पे भी काम आएगी। हमें वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनका क्रम याद करना होगा। लगभग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको क्रम याद भी होंगे, कुछ ने अपने तरीके से क्रम याद कर रखे होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो वर्णमाला लिख लेंगे ए से जेड तक और उनके ऊपर नंबरिंग वगैरह देके भी वो उनका क्रम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन देखो मेरा मानना ये कि एसएससी और बैंक्स की एग्जाम में समय होता है कम और क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा, तो अगर हम वहां पे ये तरीका अपनाते हैं कि पहले वर्णमाला लिखें फिर उनके ऊपर क्रम डालें तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए, मतलब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हल करने के लिए हमें इनके क्रम याद करने होंगे। देखो क्रम कैसे याद करना है, अगर हम बात करें वर्णमाला की, वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होता है? 26। कितने अक्षर होता है? 26, जिनमें से 5 तो होते हैं आपके वोवल्स, मतलब स्वर, 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन। और बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर ये कोई चीज बताने के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो 5 वोवल्स हैं वो कौन कौन से होता है? A, E, I, O और U। क्योंकि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा यहाँ पे वर्ण शब्द दे देता है, अक्षर शब्द दे देता है, व्यंजन शब्द दे देता है, स्वर शब्द दे देता है। इस प्रकार से देखिए वो क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट्स थोड़ा सा जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ नहीं पाता है और वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि A, E, I और U ये 5 स्वर हैं। यहां से भी क्वेश्चन की सर ये भी बताने की कोई बात नहीं है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम अल्फाबेट में जब आगे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस आएंगे कि यदि वर्णमाला को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। वहां पे इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि यदि वर्णमाला के सभी स्वर को हटा दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। अब वहां स्वर हटाने का मतलब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन से स्वर हैं तो हम उनको हटा नहीं पाएंगे, इसलिए 5 स्वर और 21 क्या होता है? कॉन्सोनेंट या व्यंजन होता है। वर्णमाला है हमेशा, वर्णमाला बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाईं ओर का तात्पर्य है, जैसे मेरी अभी जो डायरेक्शन है वो दक्षिण दिशा में मैं मुंह करके खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मतलब ये दायां और ये बायां। अब अगर मैं स्थिति चेंज करता हूं तो अब मेरी डायरेक्शन है उत्तर दिशा में, तो ये मेरा दायां हो गया और ये मेरा बायां, मतलब वर्णमाला हमेशा बाएं से दाएं तरफ। या यूं समझिए कि जहां से हम कॉपी के पेज में लिखना स्टार्ट करते हैं वो हमेशा उस कॉपी का बायां पृष्ठ होता है या बायां भाग होता है, और जहां पे हम लिखना एंड करते हैं वो होता है दायां। तो वर्णमाला हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। चलो हम बात करते हैं वर्णमाला। यह है वर्णमाला, ये वर्णमाला का बायां छोर है
ये वर्णमाला का दायां छोर। अगर हम बात करें वर्णमाला के बाएं छोर से, तो वर्णमाला के बाएं छोर से पहला अक्षर कौन सा होगा? ए, दूसरा अक्षर बी, तीसरा अक्षर सी, चौथा अक्षर डी। और इसी प्रकार से हम आगे भी इनको क्रम देते रहेंगे, जैसे E5 पे, F6 पे, G7, H8, I9 पे, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26। मतलब 22 से 26 अक्षर कौन सा होगा? Z होगा। आपको पूछ ले 22 से 11 अक्षर कौन सा होगा? K होगा। 22 से 9 अक्षर पूछ ले I होगा। 22 से 18 अक्षर पूछ ले R होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, अभी हम आगे आएंगे क्वेश्चन। देख, बात करें दाईं तरफ से, तो वर्णमाला का दायां पहला अक्षर कौन सा होगा? Z। दूसरा होगा आपका Y, X3 पे, W4 पे, V5 पे, U6 पे, T7 पे, S8 पे, R9 पे, Q10, P11, O12, N13, M14, L15, K16, J17, I18, H19, G20, F21, E22, D23, C24, D25 और A26। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाईं तरफ से कौन से स्थान पे होगा और कौन सा अक्षर दाईं तरफ से कौन से स्थान पे होगा। अब देखो, हम बात करते हैं कि सर हम इस प्रकार से न लिख के अगर इनको डायरेक्ट ही लिखे, जैसे मान लो आपको कोई ऐसे लिख दे कि P कितने नंबर पे, तो आप डायरेक्ट बता दो कि P 16 नंबर पे, R पूछ लिया आपको तो R 18 नंबर पे, H पूछ ले तो H 8 नंबर पे, S पूछ ले तो S 19 पे, T पूछ ले T 20 पे, O पूछ ले O 15 पे। इस प्रकार से मतलब कुछ ही सेकंड, नैनो सेकंड में आप डायरेक्ट संख्यात्मक स्थिति के बारे में बता दे अगले को कि ये अक्षर है इतने नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार से हमें कैसे याद करना है, इसके लिए हमें इन अक्षरों को कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ जोड़ना है जो कहीं न कहीं इनकी जो संख्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर हम बात करें वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को छोड़ दे, एक निश्चित क्रम में प्रथम 4 अक्षरों को छोड़ने के बाद में जो 5वां अक्षर है उसको उठा ले, तो 5वां अक्षर क्या हो जाएगा? ई। फिर उसके बाद में अगले 4 अक्षरों को फिर छोड़ दे और 10वां अक्षर उठा लिया आपने जे। फिर से अगले 4 अक्षरों को छोड़ दे और फिर 5वां अक्षर उठा लिया, मतलब 15वां अक्षर उठा लिया आपने ओ। फिर से अगले 4 अक्षरों को छोड़ दिया जाए और 20वां अक्षर उठा लिया टी। और फिर अगले 4 अक्षरों को छोड़ दिया और 25वां अक्षर उठा लिया वाई। इस प्रकार से ये एक शब्द बना। कैसा शब्द? जैसे बचपन में हमने याद किया था APPLE और आज तक भी वो चीज हम नहीं भूल पाए। तो उसी प्रकार से जैसे हमने एप्पल की स्पेलिंग याद की थी, वैसे हमें इजोटी की स्पेलिंग याद करनी है। शब्द क्या है? EJOTY। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर आपने ऐसे 4 ही छोड़े फिर 5वां उठाया, फिर अगले 4 छोड़े फिर 5वां उठाया, ऐसा क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट को 5 की जो टेबल है वो भी अच्छे से याद है। 5 की टेबल मतलब 5, 10, 15, 20 और 25। तो 5 अक्षरों के क्रम याद हो गए। E5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे, Y25 पे। एक बार फिर से देखिए, E कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। J कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। O कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। T कितने नंबर पे? 20 और Y25। तो ये शब्द बन गया इजोटी। क्या कह रहा है शब्द? कि मैं हूं इजोटी और मेरे नंबर है 5, 10, 15, 20 और 25। तो 5 अक्षर याद होगा। अमूमन शुरू वाले 2 अक्षर हर किसी को याद रहते हैं, ए और बी।
ये तो हर किसी को याद है, शुरुआती तो ए 1 पे और बी 2 पे, और लास्ट वाले जो 3 डिजिट है वो भी हर किसी को याद है, एक्स वाई और जेड, 24 25 और 26। तो एक्स 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26, ए 1 पे और बी 2 पे। तो कितने अक्षर याद हो गए? 5 और 5 10, मतलब 26 में से 10 अक्षर याद हो गए, बचे कितने? 16, वो भी हो जाएगा। देखो आगे की क्रम याद करने के लिए आपने एक कार का नाम सुना होगा, और वो कार है BMW। काफी महंगी कार होती है, अपने बस की बात नहीं है BMW। तो क्यों ना हम इसे अपनी खुद की कार बना ले, और हमने इसका नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके इसका नाम रख लिया हमने CMW। क्या रख लिया दोस्तों? CMW। देखो अब CMW अमूमन ऐसा होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट अपना पहली दफा तैयार करते हैं तो वो मार्केट में एक अच्छी पहचान बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, इसके लिए उसको हम खुद ही परख के देखते हैं। कोई भी देख लो आप, जैसे कपड़ा सिलना आप सीखते हो, सिलाई आपको आने लग जाती है, तो फिर सबसे पहले आप अपनी खुद की ड्रेस ही तैयार करोगे। क्यों? दूसरे की बिगड़ भी सकती है, और दूसरे की बिगड़ गई तो फिर आपको पता है क्या होगा। तो खुद की कार अगर हमने बनाई है तो अब इसको हम खुद ही यूज में लेंगे, और अगर खुद ही यूज में लेंगे तो फिर इसके नंबर भी हमें कैसे चाहिए? VIP चाहिए। तो VIP नंबर ले लेते हैं हम अपनी खुद की कार के, और वो VIP नंबर हो गए 3 13 और 23। मतलब C कितने पे? 3 पे, M 13 पे और W 23 पे। तो C 3 पे, M 13 पे, W 23, E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25, A 1 पे, B 2 पे, X 24 पे, Y 25 पे और Z 26 पे। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके दिमाग में ऐसे आ रहा होगा कि सर को तो याद है इसलिए तुरंत फटाफट बोलते जा रहे हैं। कुछ दिनों में जैसे हम अल्फाबेट कंप्लीट करेंगे, आपकी हर स्टूडेंट की जुबान पे ये क्रम याद होगा, चाहे फिर आपको कोई नींद में भी पूछेगा ना तो भी आप फटाक से आंसर दे पाओगे। फिर उसके बाद में हम बात करें CMW, ठीक। D कितने नंबर पे आ जाएगा? 4 नंबर पे। E जो T से E आ चुका है कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। F दे, F कितने नंबर पे? 6 नंबर। या तो एक तरीका है कि F को आप इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे इस प्रकार से मिला लें, तो आपको ये क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो F कितने नंबर पे हो गया? 6 नंबर पे। या फिर F को आप इस शब्द से याद रखें, F फिक्स। F फिक्स, F फिक्स है कितने पे? 6 पे। F फिक्स है कितने पे? 6 पे। तो F के नंबर कितने हो गए? 6। G में खुद में इसका नंबर छुपा हुआ है, अगर मैं यहां से इसको मिटा दूं तो ये कितने नंबर हो गए? 7। मतलब G में खुद में इसका नंबर छुपा हुआ है G7। या फिर आप याद रख सकते हो G7, जो 7 देशों का एक समूह है जिसे G7 के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत शामिल नहीं है। G20 एक अन्य 20 देशों का जो समूह है उसमें भारत शामिल है। तो ये जिसमें 19 देश है और एक EU है। तो G7 से भी आप याद रख सकते हो। G के कितने नंबर हो गए? 7 नंबर। फिर उसके बाद में आता है H। H कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। H के इस प्रकार से ऊपर और नीचे की तरफ अगर टोपी पहना दी जाए, वैसे टोपी नहीं पहनानी, आप टोपी पहनाने में एक्सपर्ट हो, ऊपर और नीचे मतलब दोनों जो खंभे से हैं इनको मिलाना है, और जैसे आप इनको मिलाओगे तो आपको 8 लिखे हुए नजर आएंगे। मतलब H कितने नंबर पे? 8। या फिर आप एक शब्द याद रख सकते हो H के साथ, HEIGHT, हाइट। हाइट यानी ऊंचाई। और वो आपने गाना सुना ही होगा हनी सिंह वाला, हाई हील की सैंडल पहन के टिकटॉक वाला। तो हाँ,
हाई ही, मतलब हाई तो ऊंचा, हाइट यानी ऊंचाई। तो ये कह रहा है कि देखो हाइट में कि मैं हूं h, मैं क्या हूं h हूं, क्या लेके आया एट लेके आया, EIGHT, एट यानी 8, कि मैं हूं h, क्या लेके आया एट लेके आया, तो h कितने नंबर पे हो गया 8 नंबर। फिर उसके बाद में I, या तो आप इसको याद रख सकते हो I नो, KNOW, इसका उच्चारण क्या होगा, पोजीशन क्या होगा नो, नो मतलब जान, आई नो मैं जानता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर से कोई व्यक्ति या घर में ही कोई व्यक्ति अपने को आके कोई जानकारी देना चाहता है और वो जानकारी अपने पास ऑलरेडी होती है, तो हम बोल देते हैं आई नो, मैं जानता हूं। तो उससे भी आप याद रख सकते हो कि आई कितने नंबर पे है 9 नंबर पे। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो आप इसको फिर, जैसे हमने यहाँ पे CMW कार ली थी, वैसे ही हम दूसरी एक कार और ले लेते हैं इनोवा, इसका नाम तो आपने सुना होगा, जिसे सपनों की गाड़ी कहा जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि मैं हूं आई और क्या लेके आई नोवा, इनोवा, मैं आई मतलब मैं हूं आई और क्या लेके आई नोवा लेके आई। तो इनोवा से आप याद रख सकते हो आई कितने नंबर पे 9 नंबर पे, जे कितने नंबर पे, इजोटी से आ चुका है जे 10 नंबर पे। तो जे कितने नंबर पे आ गया 10 नंबर पे, इजोटी से आ गया जे कितने पे 10। अगला अक्षर कौन सा है के। तो इसके लिए हमने बचपन में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ABCD का 11वां अक्षर के है। अपने आप में ये एक क्वेश्चन भी है और इसी क्वेश्चन में आंसर भी छुपा हुआ है कि ABCD का 11वां अक्षर क्या है के है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं के कितने पे 11। अगला अक्षर कौन सा है एल। इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना होगा लव, जो कि हर किसी की जुबान पे रहता है लव, LOV और E। देखिए यहां लव से O और E तो पहले ही आ चुका है इजोटी में, ठीक। और अब लव मतलब प्रेम, प्रेम करने के लिए कितने जोड़े चाहिए 2 व्यक्ति चाहिए और 2 व्यक्तियों का एक समूह जोड़ा हो गया, तो यहां पे L और O का जोड़ा हो गया, V और E का जोड़ा हो गया, ठीक। तो L और O और V और E, अब कोई जरूरी नहीं है 2 व्यक्ति हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें मार्कर से प्रेम है, वैसे बहुत से लोगों को अपनी जो फेवरेट चीजें होती हैं उनसे भी प्रेम होता है। जैसे आपने एक अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी एंटरटेनमेंट, उसे कुत्ते से कितना लव रहता है प्रेम, तो वो है। तो L और V, तो L यहाँ पे आ जाएगा 12 पे, जैसे O 15 पे, E 5 पे, 5 और 15 का अंतर कितना है 10, तो उसी प्रकार 22, तो V कितने नंबर पे हो गया 22 नंबर पे। L 12 पे, O 15 पे, V 22 पे और E कितने पे 5 पे। फिर उसके बाद में M और N, M और N, N कितने पे 13 पे और N कितने पे 14 पे। इसको आप याद रख सकते हो मकान नंबर, मेरा नंबर 13 14 या मोबाइल नंबर 13 14, ठीक। या फिर M को आप एक दूसरी चीज से याद रख सकते हो M13, मूंगफली की एक किस्म होती है M13, जो काफी मात्रा में मतलब उपजाऊ मिट्टी है, जो दोमट मिट्टी होती है वहां पे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है और इसमें जो तेल की मात्रा है वो भी ज्यादा होती है, प्लस उत्पादन की क्षमता की दृष्टि से भी देखा जाए तो इनका उत्पादन भी काफी ज्यादा होता है। तो M13 जो मूंगफली की किस्म है उससे भी आप याद रख सकते हो M कितने नंबर पे 13 पे, या मोबाइल नंबर इजी वे में याद हो जाएगा, मोबाइल नंबर 13 14। फिर उसके बाद में O कितने पे आएगा 15 पे, इजोटी में आ चुका है पहले। फिर उसके बाद में आ गया P कितने नंबर पे 16। इसके लिए आप याद रखो P के लिए आप याद रखो पिसा, भाई जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे होते हैं उसको क्या कहते हैं पिसा, मतलब पैसे वाला। तो यहाँ पे P साला, साला मतलब 16, तो पिसा वाला से आप याद रख सकते हो P कितने पे आएगा 16 पे, P कितने नंबर पे आ गया 16 नंबर पे। फिर उसके बाद में आ रहा है Q कितने नंबर पे 17 नंबर पे। अब देखो Q को याद रखने के लिए आप याद रखो Q फॉर क्या होता है क्वीन, क्वीन कौन होती है रानी, और रानी कौन होती है औरत, और
औरत जब भी आती है तो क्या आता है, खतरा आता है, और खतरा कितने पे आता है भाई, 17 पे। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन कौन होती है, रानी, रानी कौन होती है, औरत, जब भी औरत आती है तो क्या आता है, खतरा, और खतरा कितने पे, 17 पे। हालांकि औरत को एक देवी का दर्जा दिया गया है। मेरा यहाँ पे इंट्रैक्शन किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का नहीं है, हमें केवल इन शब्दों को जोड़कर इन अक्षरों के क्रम याद करने हैं। ऐसा भी नहीं है कि कल को आप ऑब्जेक्शन उठा लो कि सर आपने हमें खतरा कैसे बता दिया, हम खतरा है क्या, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें शब्दों को याद करना है। वैसे औरत को देवी के रूप में पूजा जाता है, और एक देवी का ही रूप होती है, पूजनीय होती है, वंदनीय होती है। तो क्यू फॉर क्वीन, क्वीन रानी, रानी कौन, औरत, औरत आती है तो खतरा आता है, और खतरा कितने पे, 17 पे। खतरे से तात्पर्य यहाँ पे हमारा पाबंदियों पे है, पाबंदियों पे, पाबंदियों पे जगड़ जाता है इंसान। क्यू कितने नंबर पे हो गया, 17 पे। क्यू के बाद में आर, एस और टी, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, यहां ले लेते हैं सर, आर, एस और टी। एस टी, अब देखो एस टी यानी स्टूडेंट टिकट, स्टूडेंट टिकट, और स्टूडेंट टिकट में क्या चलता रहता है भाई, 19-20 चलता रहता है। 19-20 मतलब कम ज्यादा, तो जो स्टूडेंट टिकट है उसमें 19-20 चलता रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी 10 रुपए की टिकट है, आप कहीं जा रहे हो, अपने गांव से कोचिंग आ रहे हो, या विद्यालय आ रहे हो, या कॉलेज आ रहे हो, तो वहां पे आपकी जेब में 4 रुपए आप पकड़ा देते हो, 4 रुपए में ड्राइवर कंडक्टर जो भी है वो मान जाता है, तो 19-20 मतलब कम ज्यादा चलता रहता है। कहाँ की स्टूडेंट टिकट, राजस्थान की, तो आर कितने नंबर पे आ गया, 18 नंबर पे। टी को आप याद रख सकते हो, T20, जो कि एक क्रिकेट का काफी लोकप्रिय खेल भी है। T20 से अभी जैसे जो IPL स्थगित किया गया है कोरोना वायरस की वजह से, तो वो भी एक T20 मैच ही होते हैं वहां पे भी, तो T20 से भी आप याद रख सकते हो। टी कितने नंबर पे, 20 पे। T20 के बाद में आ जाएगा U21, V आ गया है आपका लव में, V कितने पे, 22 पे। W आ चुका है आपका CMW, W कितने पे, 23 पे, और 24, 25 और Z पे क्या गया, X, Y और Z। तो दोस्तों इस प्रकार से आप वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को इन शब्दों के साथ जोड़कर याद कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसको आप थोड़ा बहुत उतार भी लें, 1-2 बार इनका आप अध्ययन करेंगे, 1-2 बार इनके ऊपर नजर डालेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और अगर नहीं भी बैठती तो भी जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी बार बार क्वेश्चंस में इन संख्याओं को लिखेंगे तो वो वहां पे भी याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे पढ़ेंगे वर्णमाला के विपरीत जो अक्षर है उनको किस प्रकार से हमें याद करना है, और फिर हम अल्फाबेट के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो धन्यवाद।